आज राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्मदिन है। राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर के रूप में विख्यात रहे और भारत में या बिहार में हिंदी के जो शैलीकार हुए, 3 शैलीकार हुए, उसमें राम वृक्ष बेनीपुरी, राधिका रमन प्रसाद और शिवपूजन सहाय ने साहित्य की महती सेवा की। राम वृक्ष बेनीपुरी की एक विशेषता थी कि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वो राजनीति में भी उतने सक्रिय थे, पत्रकारिता में भी उतने सक्रिय थे, साहित्य लेखन में भी उतने सक्रिय थे। क्रांतिकारी और सामाजिक परिवर्तन के वो महान योद्धा थे। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार विधानसभा में हम लोगों का प्रतिनिधित्व किया था और हमारा गांव उनके क्षेत्र में आता था। यूँ भी गांव से उनकी दूरी बहुत नज़दीक थी, इसलिए उनकी लेखनी का, उनके साहित्य का प्रभाव हम लोगों के ऊपर भी काफ़ी पड़ा। शाही मीनापुर गांव में उनके राजनीति एवं सामाजिक कार्यों, साथ ही साहित्य के उत्तराधिकारी के रूप में डॉक्टर श्रीरंग शाही थे, जो वो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के थे और हिंदी के वो व्याख्याता भी थे और बजिका आंदोलन के भी वो प्रणेता थे। मैंने एक बार दिनकर के साथ उनकी एक तस्वीर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र के द्वारा दिए गए एल्बम में मैंने देखा था, जो श्रीरंग जी की जवानी की वो चित्र था, जो उनके जन्मदिन के अवसर पर तो श्रीरंग जी उनसे मिलने गए थे। इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी का जो व्यक्तित्व है वो विरहद है। उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने साहित्य की हर विधाओं में कलम चलाई है। वो उपन्यासकार भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, पत्रकार भी थे और उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की। बालक जो उनकी पत्रिका का संपादन, उन्होंने बालक पत्रिका का संपादन किया, वो बहुत ही प्रभावशाली रहा। और वैसे समय में, जिस समय की कम उम्र के बच्चों के लिए कोई पत्रिकाओं का प्रावधान नहीं था, वैसे समय में बेनीपुरी जी ने बाल पत्रिका का संपादन, बालक का संपादन करके उन्होंने लोगों को एक साहित्य के प्रति रुझान पैदा किया। उसमें कई सारी कहानियाँ थी, हरिमन तोता, बगुला भगत, इस तरह की बहुत सारी कहानियों को वो लिख के नवजात उम्र के बच्चे को एक मानसिक तौर पे साहित्य के लिए तैयार कर रहे थे। बेनीपुरी जी के अंदर एक आग थी, वो आग निकलती तो साहित्य की रचना करती थी और सामाजिक क्षेत्र में वो क्रांति पैदा करती थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी भी थे और सामाजिक कुठारक, सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक मान्यताओं पर वो कुठाराघात करते थे। उनका जीवन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ होता है। वो सोशलिस्ट पार्टी के विचारधारा के थे और
बिहार में जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हुए, उसकी प्रथम पंक्ति के वो लोग थे। और जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई उस समय के वो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उसके साथ ही किसान आंदोलन के भी वो बहुत प्रणेता थे। और यहाँ तक कि किसान आंदोलन के जो सर्वमान्य नेता शाहजानंद सरस्वती हुए, उन शाहजानंद सरस्वती से पूर्व ही इन्होंने जमींदारी आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव मुजफ्फरपुर के मनियारी सभा में लाया था, जहाँ की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यह प्रस्ताव पारित नहीं पारित नहीं होने दिया था, क्योंकि उस समय उनका मानना था कि ये अभी उचित समय नहीं है। तो जितने बड़े साहित्यकार थे उतने ही बड़े वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। और हम लोग इस बात से अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि वो हम लोगों के क्षेत्र को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। बेनीपुरी के संदर्भ में हम अपने कई वक्तव्यों में उनका उल्लेख विभिन्न संदर्भों में किया है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उस जन्मदिन के ऊपर मैं एक विशेष तौर पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी शिक्षा दीक्षा मात्र स्कूल के 8वीं और 9वीं कक्षा तक हुई थी, परंतु अपनी मेधा और अपनी कर्तव्य परायणता के बल पर उन्होंने जो साहित्य का सृजन किया, उस साहित्य की पढ़ाई स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर और शोध अध्ययन के लिए भी उनके साहित्य को किया जाता है। तो उन कुछ गिने चुने साहित्यकारों में हैं जिनके पास पर्याप्त विश्वविद्यालय डिग्री तो नहीं थी, परंतु उनकी सृजनशीलता और उनकी दूरदृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोग आने वाली कई पीढ़ियों को रोशनी देती रहेगी। इसलिए वो एक विलक्षण पुरुष थे। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन असहयोग आंदोलन से शुरू होता है। जब पहली बार महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरे पे आए थे, तो गांधी को देखने का अवसर उन्हें 1917 में मिला था, जब वो मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे थे। 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय रूप से राजनीति के आंदोलन में कूद पड़े थे। पत्रकारिता के रूप में उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं को, पत्रकार के रूप में उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें तरुण भारत, युवक, बालक, गोलमाल, युवक, खंडवा में जाके भी कर्मवीर नामक, पटना में पाटलिपुत्रा और जनता अखबार का संपादन उन्होंने किया था। उस समय पटना कॉलेज के सामने एक खपरेल मकान था, जहाँ की उन्होंने युवकों के लिए एक पाठशाला खुली थी, जिसमें कि उस समय पटना कॉलेज के विद्यार्थी, उस समय के प्राध्यापक लोग भी आया करते थे और वहाँ वो समाजवाद के बारे में उनको पढ़ाया करते थे। मुझे ये सौभाग्य है कि मैंने कई अवसरों पर बेनीपुरी के अवदानों के बारे में लोगों को बताया है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे और 52 और 57 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा भी था। और 1957 में जब वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में
वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय हमारे गांव के या हमारे परिवार के राम बाबू सिंह से उनका कड़ा मुकाबला था। आज के दिन उस समय के प्रजातांत्रिक जो प्रारंभिक काल था प्रजातंत्र के लिए इस देश में, क्योंकि मात्र वो दूसरा आम चुनाव था। लेकिन वाकया ये है कि जब वो शाही मीनापुर गांव आए थे तो राम बाबू सिंह के घर पे उनके पिताजी से भी वोट मांगने और आशीर्वाद मांगने आए थे। उस समय उनके गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो गया था और कहीं दूसरी सभा थी, वहाँ जाना था, और उस समय यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, वाहन भी कम उपलब्ध होते थे। अगर वहाँ उस समय पर नहीं जाते तो शायद वो सभा भंडूल हो जाती, या हो सकता था कि उनको कुछ वोट उनके कुछ वोटों का नुकसान होता। इसका रास्ता यूँ निकाला गया कि राम बाबू सिंह की गाड़ी से कांग्रेस पार्टी का झंडा उतार दिया गया और वहाँ उस उतार के सोशलिस्ट पार्टी के झंडा को टांग के उनको उस स्थान पर पहुंचाया गया। आज राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है कि वो एक दुश्मनी के रूप में बदल जाता है। यह दुश्मनी यहाँ तक कि मतदाताओं तक के में ये वो चीज़ें फैल जाती हैं। परंतु एक राजनीतिक समता की सहनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा थी कि उस समय एक प्रमुख प्रतिद्वंदी अपनी सवारी का उपयोग उनको नियत समय पर पहुंचने के लिए किया था। ये मानदंड थे और उन दोनों का संबोधन चचा और भतीजा या बउआ के रूप में हुआ करता था। ये कुछ बातें हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि शायद जब मतदान के दिन आए थे और राम बाबू सिंह भी अपने मतदान केंद्र पर से मतदान के लिए लौट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी भोजन का समय है और भोजन करके जाइए। तो फिर उनके घर पे उनके साथ आके उन्होंने भोजन किया था और फिर वो अपने क्षेत्र में निकल गए थे, ये भी अपने अपने क्षेत्र में निकल गए थे। तो उस समय एक ऐसा दृश्य था, एक राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के बीच में भी ऐसा आदर का भाव था कि वो एक दूसरे को इतनी कद्र करते थे कि वो असहिष्णु नहीं हो पाते थे, ऐसी विशेषता थी। राम वृक्ष बेनीपुरी, जैसा कि मैंने कहा कि वो क्रांतिकारी थे और साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने क्रांति की। उन्होंने माटी की मूरत जैसी पुस्तक का प्रणयन किया, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और कई पारितोषिक उनके उस पर मिले। हिस्ट्री में ये बात कही जाती है कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे तबके की पीपुल्स हिस्ट्री और हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात की जाती है। तो नीचे के तबके के लोगों के इतिहास लिखने पर ही वो पीपुल्स हिस्ट्री होगा, और ये इतिहास के दृष्टिकोण में एक अंतर स्पष्ट दिखाई होता है। साहित्य में ये बात पहले आई है और माटी की मूरत जैसी पुस्तक इसका एक नमूना है, क्योंकि किस तरह जो गरीब और अशिक्षित और दलित और वंचित समाज के लोग हैं, वो कैसे माटी की मूरत है, उनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है, उसका चित्रण उन्होंने किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने नए मानदंड स्थापित किए। तरुण भारत जो पत्रिका का उन्होंने संपादन किया, तो यंग इंडिया जो गांधी के द्वारा संपादन होता था, उसका हिंदी अनुवाद तरुण भारत के रूप में उन्होंने किया था। देश और युवक और जनता जैसी पत्रिकाएं समाजवादी विचार धारा से उत्प्रोत थी और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को
अंजाम देने में उसकी महती भूमिका थी। इहुन की जयप्रकाश नारायण जब हजारीबाग जेल से बाहर निकले थे, उस समय की पृष्ठभूमि तैयार करने में, जेल के अंदर नाटक खेलने में, तैयार करने में, ताकि पूरा जेल प्रशासन उधर ध्यान केंद्रित हो और ये लोग भागने की योजना बना सके, उसमें भी बेनीपुरी की भूमिका थी। और वहाँ से भी हस्तलिखित पत्रों का उन्होंने संपादन किया था, जो और कई लेख इनके प्रतिबंधित हुए थे, जिसको प्रोत्साहित किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। उनके नेपाल की स्वाधीनता आंदोलन के लिए भी उन्होंने लेख लिखा था। बिहार स्टेट आर्काइव्स में इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। हालांकि उनके पूरे साहित्य को 8 वॉल्यूम में सुरेंद्र कुमार ने संपादित किया है उनके शताब्दी वर्ष के ऊपर पर। लेकिन इस महान लेखक और क्रांतिकारी नेता के संबंध में मुझे भी सरकारी दस्तावेजों को प्रकाशित करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ, जो मैं बिहार स्टेट आर्काइव्स के डायरेक्टर के रूप में रामवृक्ष बेनीपुरी इन द स्टेट आर्काइव्स ऑफ बिहार, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स के रूप में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। और ये पहली बार रामवृक्ष बेनीपुरी के पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर जो उनके संबंध में लिखे गए थे, ऐसी पुस्तक को मैंने लोगों के सामने लाया। मैं आज इस महान आत्मा को, महान क्रांतिकारी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपना सम्मान अर्पित करता हूँ।